श्याम कुंज नाम का एक मोहल्ला था जहाँ जोया और सारा नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। जोया, 7 बज गए हैं, जल्दी उठ जा और घर में झाड़ू लगा। मैं नहीं उठूंगी माँ, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज सारा की झाड़ू लगाने की बारी है। सारा ने सारी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी उठ जाओ वरना झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी। जोया का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जबकि सारा को किताबें बहुत पसंद थी। इसीलिए जोया और सारा की माँ सारा को ज्यादा प्यार करती थी और उससे कोई काम भी नहीं कराती थी। ले आना बिटिया, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, गरीब की दुआ मिलेगी बेटा। सारा, मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर जोया ही दूध गर्म होता छोड़कर बूढ़ी औरत को आटा देने गई। बूढ़ी औरत घर से काफी दूर जा चुकी थी। जोया आटा लेकर दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के पास गई। माफ करना अम्मा, आज कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे इतनी दूर तक भीख देने नहीं आता। जोया जब वापस घर लौटी तब तक सारा दूध भगोने से बाहर निकल चुका था और भगोना जल चुका था। जोया की माँ बाथरूम से नहा कर निकली तो उसने देखा कि सारा दूध धरती पर फैला हुआ है। जोया, तुझे पता नहीं क्या कि हमारे घर की हालत इतनी खराब है और तू ऐसे दूध बर्बाद कर रही है? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी, सारा यही बैठी थी, ये भी तो दूध देख सकती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी ना। जोया, दूध खराब करने के लिए तुझे सजा मिलेगी। 2 दिन तू घर का सारा काम करेगी, लेकिन तुझे खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। जोया को 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। सारा जोया को देख देख कर मुस्कुराती और उसे चिढ़ाती। 2 दिन बीतने के बाद रात में जब सारा चारपाई पर सो रही थी तो जोया ने गुस्से में उसकी चोटी में आग लगा दी। सारा के सारे बाल जल गए और वो परकटी बन गई। माँ, देखो तो जोया ने मेरे बालों का क्या हाल किया है। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने जोया को गांव में जोया की नानी के घर पर भेजने का फैसला कर लिया। तुझे यहाँ रहकर पढ़ाने में मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, तू गांव जा और वहीं पर रहना। जोया की परवरिश गांव में हुई, उसे शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल पाई। सारा शहर में रहकर पढ़ती रही और टीचर बन गई। जोया के नाना नानी उसे प्यार करते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जोया के मामा मामी ने जोया को घर से निकाल दिया। हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे, अब तुम अपने घर जाओ। जोया जब अपने घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और सारा ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। जोया, तू यहाँ क्या करने आई है? अब तेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मामा मामी ने मुझे गांव से भगा दिया, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी यहाँ जगह नहीं है। कुछ दिन बाद मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, हमारा परिवार ही इस छोटे से घर में मुश्किल से रह पाएगा, इसीलिए तू अपना ठिकाना खुद ही खोज। जोया बेचारी दर दर भटकने लगी। बहुत से रिश्तेदारों से उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा दिनों तक अपने घर नहीं रख पाया। एक दिन जब जोया रेलवे लाइन के किनारे बैठकर रो रही थी तो उसे नदी पार से वही बूढ़ी औरत आती दिखाई दी, जिसे वो कभी आटा दिया करती थी। अम्मा, आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ बेटी, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है।
तुम रो क्यों रही हो? जोया ने अपनी सारी परेशानी बूढ़ी औरत को बताई। मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत जोया को एक कटहल के पेड़ तक लेकर गई और उसने पेड़ से एक कटहल तोड़कर जोया को दिया। ये साधारण कटहल नहीं है। इस कटहल को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। तुम कटहल को जो भी रूप दोगी 24 घंटे बाद कटहल अपने असली रूप में आ जाएगा। हे जादुई कटहल, तू एक छोटा सा घर बन जा। पलक झपकते ही कटहल एक सुंदर घर में बदल गया। जोया के पास अब रहने के लिए घर था। खाने के लिए वो सब्जी और फल जंगल से तोड़ लाती थी। 24 घंटे बाद जब कटहल मकान से अपने असली रूप में आ जाता तो जोया उसे दोबारा आदेश दे देती। पूरे मोहल्ले में सोने के महल की चर्चा होने लगी। बात सारा के कानों तक पहुंची। सारा को पता लगा कि जोया के पास एक जादुई कटहल है जिसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे घर में रहती हूँ और जोया अनपढ़ गंवार होने के बाद भी महल में रह रही है। सारा अपने जन्मदिन की दावत देने जोया के पास गई। जोया, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया था। मैं माफी चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम भी जरूर आना। जोया जादुई कटहल के साथ सारा के घर पहुँची। केक कटने और पार्टी खत्म होने के बाद जोया सारा के घर पर ही सो गई। जादुई कटहल उसके बराबर में रखा था। सारा ने अपने पति से कहा, अब चुपचाप ये कटहल उठा लो और इसे खा लो। सारा का पति कटहल के टुकड़े करके उसे खा गया। जब सुबह जोया सोकर उठी तो उसे अपना कटहल कहीं नहीं दिख रहा था। सारा, मेरे बराबर में जादुई कटहल रखा हुआ था, क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर सारा नहाने चली गई। जादुई कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाओ। जोया ने ऐसा इसलिए कहा कि जब कटहल बड़ा गुब्बारा बन जाएगा तो वो जहाँ भी होगा उसे दिख जाएगा। अचानक सारा के पति का पेट फूलने लगा क्योंकि कटहल उसके पेट में था। सारा जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? कोई मेरे पति को बचाओ। क्या तुमने मेरा कटहल खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कटहल खाया था। मुझे माफ कर दो वरना मेरा पेट फट जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले वादा करो कि भविष्य में तुम दोनों मेरा कटहल कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं, तुम्हारे कटहल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हे जादुई कटहल, अपने असली रूप में आ जा। सारा, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जोया दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास गई और बूढ़ी अम्मा ने उसे एक और जादुई कटहल दे दिया। उसके बाद जोया अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी। बहुत दूर किसी देश में उल्टापुर नाम का एक गांव था, जहां लड़के घर का काम संभाला करते थे और शादी के बाद ससुराल जाया करते थे। वहीं लड़कियां बाहर काम करने जाया करती थी। इस गांव में रेणुका नाम की एक गरीब किसान औरत रहती थी, जिसकी 3 लड़कियां और एक लड़का था। लड़कियों के नाम थे केशवी, अंजलि और निहारिका। केशवी और अंजलि साफ रंग की खूबसूरत लड़कियां थीं, जबकि निहारिका के चेहरे पर एक जला हुआ निशान था।
बचपन में निहारिका के ऊपर गर्म दूध गिर गया था। उसी से उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान पड़ गया था। केशवी और अंजलि हमेशा निहारिका को इस बात का एहसास कराती रहती कि निहारिका उन दोनों की तरह खूबसूरत नहीं है। अंजलि देखो, माँ 3 नए सूट सलवार के कपड़े खरीद कर लाई है। ये सूट के कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। मैं 2 रखूंगी, तुम 1 ले लो। एक सूट का कपड़ा मुझे भी चाहिए। माँ मेरे लिए भी जरूर लाई होगी। सूट का कपड़ा कितना भी सुंदर हो, जब तू उसे पहनेगी तो तेरे बदसूरत चेहरे के कारण सूट बदसूरत ही लगेगा। एक दिन रेणुका ने अपनी तीनों लड़कियों को बुलाकर कहा, केशवी, अंजलि और निहारिका, अब तुम तीनों को पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने जाना होगा, क्योंकि अकेले खेती बाड़ी से इस घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तुम्हारे भाई की शादी भी करनी है। ससुराल ही लड़कों का असली घर होता है। रेणुका ने अपनी तीनों बेटियों को कुछ पैसे दिए और उन्हें काम ढूंढने के लिए भेज दिया। तीनों लड़कियां काम ढूंढते ढूंढते पशुपालन करने वाली एक बड़ी व्यापारिन के यहाँ पहुँची। व्यापारिन कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े जैसे पालतू जानवरों को बेचने का काम करती थी। तो तुम तीनों को काम चाहिए। ऐसा करो, केशवी, तुम कुत्तों की दुकान पर चली जाओ। कुत्तों की साफ सफाई का ध्यान रखना और उनके खाने पीने का भी। अंजलि, तुम्हें बिल्लियों की दुकान पर जाना है और बिल्लियों का ख्याल रखना है। निहारिका, तुम अस्तबल में चली जाओ और घोड़ों की देखभाल करना। तीनों बहनें अपना अपना काम संभालने लगी। केशवी और अंजलि को जब भी मौका मिलता वो निहारिका की मुसीबतें बढ़ा देती। निहारिका जब सो रही होती तो केशवी और अंजलि अस्तबल में जाकर घोड़ों के ऊपर कीचड़ फेंक आती। तब निहारिका को बेवजह ज्यादा मेहनत करके घोड़ों को साफ करना पड़ता। 2 वर्ष बीत गए। व्यापारी ने तीनों लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम तीनों ने अच्छा काम किया है। अब तुम चाहो तो पैसे लेकर अपने घर जा सकती हो। तीनों बहनें अपनी कमाई लेकर घर की तरफ लौटने लगी। वे रास्ते में भी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। निहारिका जब पानी पीने चली गई तो केशवी ने अंजलि से कहा, कैसा हो अंजलि, अगर निहारिका के पैसे हमें मिल जाएं, तब तो बहुत अच्छा होगा। अगर निहारिका की कमाई हमें मिल जाए और हम उसे आधा आधा बांट लें, तो हमारी कमाई 1.5 गुनी हो जाएगी। अंजलि और केशवी ने एक गड्ढा खोदा और उसके ऊपर घास डाल दी। उन दोनों ने अपने पैसों की पोटली पेड़ के नीचे रख दी और गड्ढे के उस पार जाकर निहारिका को आवाज दी, निहारिका, देखो मैंने कितनी सुंदर तितली पकड़ी है। क्या तुम इसे अपने हाथ में लेना चाहोगी? निहारिका को तितलियां पसंद थीं। उसने भी अपने पैसे की पोटली पेड़ के नीचे रखी जहां बाकी पोटलियां रखी हुई थीं और तितली लेने के लिए केशवी की तरफ बढ़ी। जैसे ही घास पर उसका पैर पड़ा, वो गड्ढे में जा गिरी और निहारिका की पोटली लेकर वहाँ से भाग निकली। कुछ देर बाद एक लकड़हारिन वहाँ से गुजरी। उस गड्ढे में से उसे आवाज सुनाई दी, सुनो, क्या कोई बाहर है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लकड़हारिन ने रस्सी से किसी तरह निहारिका को बाहर निकाला। गड्ढे में गिरने पर निहारिका के पैर की हड्डी टूट गई थी। निहारिका को ठीक होने में कुछ महीने लग गए। महीनों बाद जब वो घर लौटी तो उसे पता लगा कि उसकी माँ मर चुकी है और भाई की शादी हो चुकी है। अंजलि और केशवी ने भी शादी कर ली थी। निहारिका, तुम्हारे लिए अब घर में कोई जगह नहीं है। मैं और केशवी तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, तो यहाँ से निकल लो और अब कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। निहारिका के पास पैसे नहीं थे। वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। जब निहारिका से और नहीं चला गया
ने पेड़ के चारों तरफ एक गोल नाली खोदी और उसमें पानी भर दिया। तब पेड़ हरा भरा हो गया और उस पर बड़े बड़े पपीते आ गए। तभी उस पेड़ से एक पपीता नीचे गिरा और वो एक घर में बदल गया। अरे वाह, इतना सुंदर पपीते का घर। हाँ मेरे पपीते, तुम जहाँ भी गिराओगी वहाँ एक ऐसा घर बन जाएगा। इस घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। टंकी में मेरा जूस निकलता है, तुम उसे पीकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकती हो। साथ ही अगर तुमने मेरे जूस को उबाला तो मेरा जूस सोने का बन जाएगा। उधर केशवी और अंजलि के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। वो दोनों दोबारा काम की तलाश में बाहर निकले। जब वो जंगल की तरफ से गुजर रही थी तो उन्होंने पपीते का घर देखा। उन्होंने देखा कि घर के बाहर निहारिका सोने की कुर्सी पर बैठी है और बुक पढ़ रही है। निहारिका, क्या ये तुम्हारा घर है? क्या तुम इतनी अमीर हो गई हो कि सोने की कुर्सी पर बैठती हो? हाँ, ये मेरा घर है और इसमें हर चीज सोने की है, लेकिन मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह याद है। इतना कहकर निहारिका घर के अंदर चली गई। अंजलि और केशवी निहारिका से घर छीनने का प्लान बनाने लगे। क्या कहती हो केशवी, एक बार फिर निहारिका को मजा चखा दिया जाए? हाँ, पपीते का घर अगर हमें मिल जाए तो हमारी मौज ही मौज होगी। इस बार केशवी को उठाकर किसी गहरे कुएं में फेंक आएंगे। रात में अंजलि और केशवी घर के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक वे दोनों एक गड्ढे में जा गिरे। तभी निहारिका घर से बाहर आई। तुम दोनों ने जिस चाल से मुझे गड्ढे में गिराया था, उसी चाल से मैंने भी तुम्हें गड्ढे में गिराया है और ये गड्ढा कुछ ज्यादा ही गहरा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से खाना फेंकती रहूंगी, लेकिन बाहर कभी नहीं निकालूंगी। ऐसा कहकर निहारिका सोने चली गई और अंजलि और केशवी गड्ढे में रोती रह गईं। अमरोहा गांव में दिनकर और सूर्या नाम के दो भाई रहते थे। दिनकर 10 साल पहले पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। वो वहाँ मिठाई की दुकान चलाता था। सूर्या गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। दिनकर और सूर्या दोनों के नाम 50-50 बीघा आम के बाग थे, जिनमें बहुत ही मीठे आम आया करते थे। दिनकर की बेटी करिश्मा को आम के बागों में घूमना पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ था। करिश्मा स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे खटिया डाल लेती और कोयल की मीठी आवाज सुनते हुए अपना होमवर्क करती। हर साल आम पकने के टाइम पर दिनकर गांव आता था और सूर्या के साथ आम बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता। पिछले 10 सालों में दिनकर की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन सूर्या की पत्नी शीला पकौड़े पहुंचाने दिनकर के घर पहुंची। करिश्मा, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकौड़े बनाए हैं, सोचा थोड़ी तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई, तुम यहाँ पकौड़े पहुंचाने आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे, मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियां लेकर आए हैं। एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने बड़ी जल्दी लपक कर बालियां ले ली, लेकिन भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पति सूर्या से बोली, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरे लिए भी बालियां बनवा दी हैं। जब दिनकर शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक बेटी है, हमारे तो 2 बेटे हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना। मैं हमेशा से दिनकर को अपना हिस्सा देता रहा हूँ। फिर दिनकर का परिवार तो यहीं पर है। पैतृक संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही दिनकर का भी है। दिनकर शहर में जो कमाई करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है,
वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? सूर्या अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिनकर के खिलाफ लगातार भड़काती रहती थी। आखिर कब तक सूर्या अपनी अच्छाई जिंदा रख पाता? धीरे धीरे वो पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन करिश्मा के घर दिनकर के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि दिनकर का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही करिश्मा और उसकी माँ दिनकर के पास दिल्ली चले गए। सूर्या और उसकी पत्नी भी दिनकर को देखने गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर तुमने जरा भी समय गंवाया तो बाद में पछताओगे। सूर्या ने गांव के सरपंच से कहा कि उनका भाई दिनकर और दिनकर का परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे, और दिनकर के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद करिश्मा अपने गांव वापस लौटी और सूर्या के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ वहीं पर है। हमारे बाग के आम बेचकर सूर्या ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगवाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है। हमने सोचा कि अब तुम्हारा परिवार कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमने बाग सरपंच को बेच दिया और मकान बनवा लिया। अब तक तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला आम का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है। तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। करिश्मा दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमारा आम का बाग वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में है, सारा काम धंधा ठप है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ताऊ के पैसे दे चुका हूँ, जो भी बात करनी है जाकर उनसे करो। सरपंच ने करिश्मा को अपने घर से भगा दिया। करिश्मा बेचारी अपने बाग के पास गई और उसी कोने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ पहले वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब हम सब क्या खाएंगे? करिश्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई सोने की चीज चमक रही है। करिश्मा ने जब गौर से देखा तो पता चला कि पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ है। करिश्मा काफी देर उस पक्षी को देखती रही। यकीन नहीं होता वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक से वो पक्षी बोला। करिश्मा ने इतनी अजीब बोली पहले कभी नहीं सुनी थी। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे आम सोने के बन गए। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। करिश्मा ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम एक टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे शीला मिल गई। शीला ने देखा कि करिश्मा टोकरी में सोने के आम भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत करिश्मा को रोककर पूछा, अरे करिश्मा, ये सोने के आम तुम्हें कहाँ मिले? अच्छा हुआ ताई तुमने कोने वाला आम का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया। जैसे ही वो बोला सारे आम सोने के बन गए। मैं इन आमों को बेचने शहर जा रही हूँ, पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत सूर्या को सोने के पक्षी के बारे में बताया। उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए। फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बिठाकर आवाज निकलवानी चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के आम सोने के बन जाएंगे। एक बार वो सोने का पक्षी हाथ लग गया ना, तो हमारे दोनों बेटों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सूर्या अपने दोनों बेटों के साथ सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंच गया। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे करिश्मा बैठा करती थी। सूर्या ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर उसे पकड़ लिया। सूर्या ने पिंजड़े को ले जाकर अपने बाग में एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। जल्दी आवाज निकाल और मेरे बाग के आमों को सोने का बना दे। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन पक्षी कुछ भी नहीं बोला। आखिर सूर्या ने पक्षी को एक नुकीली लकड़ी चुभोना शुरू कर दी। पक्षी गुस्से में बोला,
उसके बोलते ही सूर्या और उसके दोनों बेटे सोने के बन गए। गांव वालों ने जाकर शीला को खबर दी। तब शीला अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। राधिका बचपन से लड़कों के साथ घूमा करती थी। लड़कों के बीच रहकर उसे पान खाने की लत लग गई थी। वो जवानी तक नहीं छूटी। आज फेरे पड़ने के बाद राधिका की विदाई होने वाली थी। राधिका की माँ उसे समझाने लगी, बेटी अपने मुंह और पान पर काबू करना। अब तुम पराए घर जा रही हो। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तो होंगे नहीं जो तुम्हारे नखरे सुने। सास ससुर से पाला पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। 2-4 दिन सह लूंगी मम्मी, पर अगर सास ने ज्यादा चपड़ की तो पान खाकर सास के मुंह पर ही थूक दूंगी। ससुराल पहुंचकर राधिका ने 1-2 दिन अपने ऊपर कंट्रोल किया और पान नहीं खाया, पर वो बहुत ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन जब राधिका की सास सोकर उठी तो उसने दीवार पर लाल लाल पान के निशान देखे। राहुल, क्या तुमने पान खाकर थूका है? नहीं माँ, मैंने नहीं थूका है। तो फिर दीवार पर ये पान के छींटे कैसे आए? माँ, वो राधिका पान खाती है। क्या? बहू, कान खोल कर सुन लो। अगर आगे कभी मुझे घर में पान दिख गया तो तुम्हारी इस घर से छुट्टी कर दूंगी। राधिका को ससुराल आने पर पता लगा कि उसका पति राहुल अपनी माँ के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली है। एक दिन एक छोटी लड़की घर पर आई। मामा, मेरे पापा बीमार हैं। माँ दवा लेने गई हुई है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। एक कटोरी सब्जी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुनगुन, मैं अभी सब्जी लेके आता हूँ। रुक जाओ राहुल, इसे सब्जी नहीं मिलेगी। सुन लड़की, चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। बार बार मना करने पर भी तुझे समझ नहीं आता। आगे कभी इस घर में आई तो वो मोटा सा डंडा देख ले। डंडा देखकर लड़की तुरंत भाग गई। राहुल जब कमरे में आया तो राधिका ने उससे कहा, वो लड़की कौन थी? थोड़ी सब्जी उसे दे देते तो कौन सी आफत आ जाती। शादी से पहले तो तुम मेरे सामने बहुत बहादुरी की बातें कर रहे थे और अब अपनी मम्मी के सामने जुबान नहीं खुल रही है। अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी ने आवाज सुन ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। वो लड़की मेरी बहन संगीता की बेटी थी। माँ के मना करने के बावजूद संगीता ने अपनी पसंद की एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का हमारे गांव का ही है। शादी के बाद संगीता का पति बीमार पड़ गया। अब संगीता घर घर जाकर खाना बनाती है और अपने परिवार का पेट पालती है। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ से छुपाकर तुम एक बेचारी लड़की की मदद कर सको। नहीं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई रमन के नाम कर देंगी। ठीक है, अगर तुमसे उस लड़की की मदद नहीं होती तो मैं उसकी मदद करूंगी। एक दिन शाम को जब राधिका आंगन में बैठी थी तो उसे सड़क पर वही लड़की गुनगुन दिखाई दी। सुनो गुनगुन, यहाँ आओ। मैं तुम्हारी नई मामी हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें आज का खाना भी दे देती हूँ। क्या तुम मेरे लिए पान ला दोगी? राधिका गुनगुन को रोजाना खाना दे देती और गुनगुन से पान भी मंगवा लेती थी। एक दिन राधिका की सास ने राधिका को रंगे हाथों पकड़ लिया। राधिका के साथ राहुल भी मौजूद था। बहू, उस लड़की को खाना देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी माँ को जरा पता लगने दो कि मेरी इच्छा के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। सासू माँ, आपकी बेटी ने आपकी मर्जी से शादी करके कोई गुनाह नहीं कर दिया और आप अपनी बेटी के कर्मों का बदला एक छोटी सी लड़की से क्यों ले रही हैं? उस लड़की को खाना दे देने से आपके घर का अनाज कम नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी समय अपने पति के साथ घर से निकल जाओ, फिर देखूंगी कि खुद क्या खाओगी और उस लड़की को क्या खिलाओगी। तुम दोनों को अपनी औकात पता लगनी चाहिए। मालती ने राहुल और राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। राहुल राधिका को अपने एक दोस्त के घर ले गया। कुछ दिन तो दोस्त और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन फिर वे लोग चिढ़ने लगे। आखिरकार राधिका और राहुल वहाँ से निकल गए।
और गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तेज धूप पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मुंह पर काबू रखूं, लेकिन मैं नहीं रख पाई और अब मेरे साथ तुम्हें भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोवो मत राधिका, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत कहीं से आई और पेड़ के नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत पान खा रही थी। उसने राधिका से पूछा, बेटी पान खाओगी क्या? राधिका भूखी प्यासी थी। पान को देखकर उससे रुका नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत का पान झट से खा लिया। तुम तो भूखी लग रही हो बेटी, लो ये पान की डिब्बी तुम रख लो। बूढ़ी औरत राधिका को पान की डिब्बी देकर चली गई। कुछ देर बाद राधिका ने पान खाकर पास ही में पड़े एक पत्थर पर थूका। पत्थर अचानक से सोने का बन गया। हाय राम, ये पत्थर सोने का कैसे बन गया? राधिका ने गर्दन घुमाकर सड़क पर उस बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। ये जरूर उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से ही हुआ है। बूढ़ी औरत के दिए पान खाकर राधिका जिस चीज पर भी थूकती वो चीज सोने की बन जाती। राधिका और राहुल ने सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उन्होंने गुनगुन के परिवार को भी अपने ही घर रहने के लिए बुला लिया। उधर मालती ने अपने दूसरे बेटे रमन की शादी कर दी। मालती सोच रही थी कि वो रमन की बहू को उसी तरह डरा धमका कर रखेगी जैसे घर के बाकी सदस्यों को रखती है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। रमन की मोटी ताजी बहू मालती से ही घर का सारा काम करवाती और खुद आराम से सोती। मालती अपने दूसरे बेटे और बहू को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो घर में अकेली रह जाती। मालती को जब राहुल और राधिका के अमीर होने के बारे में पता लगा तो वह एक दिन उनके पास पहुंची। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम सब लोग घर पर लौट चलो, मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। नहीं माँ जी, हम यहाँ खुश हैं। जल्दी ही मैं और संगीता अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने वाले हैं। अच्छा बहू, अगर तुम लोग घर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास वो सोना बनाने वाला पान बचा हो तो मुझे दे दो। ज्यादातर पान खत्म हो चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं, आप इन्हें ले जाइए। मालती बहुत खुश होकर पान की डिब्बी अपने घर ले गई। सबसे पहले कूड़ेदान को ही सोने का बनाती हूँ। मालती ने पान खाकर कूड़ेदान पर थूका, लेकिन कूड़ेदान सोने का नहीं बना। फिर मालती ने बाल्टी पर थूका, बाल्टी भी सोने की नहीं बनी। सोना पाने के लालच में मालती ने बेड, अलमारी, दीवार, घर की हर एक चीज पर पान खाकर थूका, लेकिन कोई भी चीज सोने की नहीं बनी। रमन की बहू जब सोकर उठी तो उसने देखा कि पूरा घर पान के निशानों से गंदा हो चुका है। सासू माँ, जल्दी से पूरा घर और घर की हर एक चीज साफ करो, वरना वो मोटा डंडा देख लो। रमन की बहू मालती के पीछे डंडा लेकर खड़ी हो गई और उसने मालती से पूरा घर रगड़ रगड़ कर साफ कराया।